Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focus revision sessions February 2023. Today we are conducting a session on CAF 4, Business Law. This is fourth session out of 5. The timings of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Peshawar, and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. Students can also send the queries on WhatsApp number 0308 165 9703. I just repeat. Students can also send the queries on WhatsApp number 0308 165 9703. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Atif Hassan Abdi with us for this session. Sayyid Atif Hassan Abdi is a phenomenal individual for his compassionate and benevolent attitude towards CS students. He has more than 13 years of teaching experience in the areas of corporate and business laws, auditing and assurance, business management, and other related areas. He has written over dozens of books for CS students. His dedication and deliberation has really made CA easy. He is already well known to most of you. Please welcome Sir Sayyid Atif Hassan Abdi. अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे। कल का मेन टारगेट हमारा था पार्टनरशिप का लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो एंडिंग वाले हमने चैप्टर्स हैं वो देखे थे, यानी कि 6 और 9, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज और उसकी ब्रीच से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी। फिर पार्टनरशिप को हमने देखा। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में इस वक्त 3 चैप्टर्स के पास पेपर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। तो इंशाल्लाह ताला आज इनमें से 1 या 2 तो इंशाल्लाह कम से कम हो जाएंगे और फिर शायद कल हम अपने टारगेट पे वापस आ जाएं। नहीं तो अगर कुछ बच गया तो वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा। पब्लिकली भी बता दूं, मैं मुख्तलिफ जगह पे टेक्स्ट पे भी बताया है, जो गूगल ड्राइव शेयर हुई हुई थी वो मेरे गूगल अकाउंट की थी और गूगल अकाउंट जो है वो उस वक्त हैक हुआ है। और ना सिर्फ गूगल अकाउंट, उससे एसोसिएटेड जो यूट्यूब है वो भी हैक हुई हुई है। तो यूट्यूब पे टेस्ला न्यूज़ चलती रही, फिर उसके ऊपर बिटकॉइन की कोई वीडियो चलती रही। उसके बाद जो है वो मतलब किसी ने हैक करके वो वीडियो चलाई वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़। तो इस वक्त वीडियोस मौजूद हैं लेकिन प्राइवेट हुई हुई हैं और चैनल की एक्सेस नहीं है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं फिर आज रात में कुछ नए लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। जो वीडियोस हम साथ साथ काट के अपने यूट्यूब पे डालते रहे, मैं फिर किसी और यूट्यूब पे डाल दूँगा और शायद कल हमें आईकैप के यूट्यूब पेज का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर चीज़ें किस तरह से पड़ी हुई हैं। तो एक तो मैं रिवाइज लिंक शेयर कर दूंगा। दूसरा ये कि जो ड्राइव है वो स्टिल वर्क कर रही है। वो लिंक होता है जो कोई भी उसे जाके ओपन करे, आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें मज़ीद नया डाटा नहीं डाल सकता।
तो उसमें किताब ऑलरेडी डली हुई है, कुछ टेस्ट डले हुए थे। तो वो जो ग्रुप हमने व्हाट्सएप के शेयर किए थे, अब हम उस पर एक्टिवली जो है वो सारे हैंडआउट्स जो हर दिन की स्लाइड्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, टेस्ट भी शेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन भी। तो कोशिश करें कि वो जो हमने पहले दिन शेयर किया था, मैं हर दिन की लाइव क्लास जो है वो साथ साथ फेसबुक पे भी शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो और जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर पिन भी हुआ हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में से एक ग्रुप का नंबर हमने जो है वहाँ पे पिन किया हुआ है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो उस ग्रुप में हम फिर साथ साथ चीज़ें डालते रहेंगे। अल्लाह करे 2-3 दिन तक हमारा अकाउंट रिकवर हो जाए, लेकिन चांसेस फौरी उसके सामने सामने नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा ना हो कि आप उस गूगल ड्राइव में ओल्ड डाटा देखते रहें, उसमें किताब और बाकी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ टेस्ट जो हम डेली बेसिस पर अपलोड कर रहे थे वो मिस होंगे, और ये जो यहाँ के हैंडआउट्स जाते थे जो राइटिंग के साथ वाले, उसमें मसला है। तो वो फिर हम व्हाट्सएप पे भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो जैसे ही रिकवर होता है तो गूगल पे भी कवर कर लेंगे। यूट्यूब से रिलेटेड मैं आज रात पब्लिकली भी कुछ लिंक शेयर कर दूंगा और उन ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी हैं तो भी, अगर आप फेसबुक पे हैं तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये डिस्क्लोज करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे कल से पूछ रहे हैं कि सर टेस्ला की खबरें आप क्यों चला रहे हैं, और ये बिटकॉइन की वीडियोज़ जो है ना, वो चैनल का नाम भी बदल गया, सारा कुछ जो है, तो वो एक खूबसूरत सी हैकिंग हुई। उन्होंने बहुत सारे चैनल्स के साथ किया है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो गया। बस मुझे दुख ये है कि पेपरों के करीब हुआ है, इस वक्त रिवीजन क्लासेस जो है वो लोग बार बार देख रहे होते हैं, तो वो मैं फिर अल्टरनेट चैनल पे रख दूंगा और फिर इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, चैप्टर 16, 17, 18 अभी तक 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं इन नए चैप्टर्स के साथ। ये 16, 17, 18 ये नए चैप्टर्स साल पहले इंट्रोड्यूस हुए थे सिलेबस में, और उन 2 अटैम्प्ट्स में आई के अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग वाले सवाल पूछे। एक टिपिकल पैटर्न ये नज़र आया कि एक सवाल जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक 16 से, एक 17 से और एक 18 से। तो पिछले दोनों पेपर्स में तकरीबन ये ट्रेंड नज़र आया है और तकरीबन रट्टे वाले नज़र आए हैं। इन चैप्टर का मिजाज देखते साथ ही हमें समझ आ रही थी कि इसमें से क्रैमिंग बेस्ड सवाल बनेंगे, क्योंकि आपके लॉजिकल सवाल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह से काफ़ी सफिशिएंटली कवर हो जाते हैं। 2 टॉपिक हैं इन तीनों चैप्टर्स में से, समझें जिस चैप्टर पे टाइम लगता है वो ये वाला है, या जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चैप्टर 17 काफ़ी लाइट है और चैप्टर 18 दरमियाना सा चैप्टर है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इसमें हम 2 लॉज देखेंगे। सबसे पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो है वो कुछ बातें मशहूर जो हैं वो ये हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पैसा चोरी करने को कहते हैं, पैसा मुल्क से बाहर ले जाने को कहते हैं, पनामा में इन्वेस्ट करने को कहते हैं, ब्रीफ केस में पैसा रख के जो है वो लॉन्च में जो है वो आप लेके जा रहे हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अलग अलग इसकी डेफिनेशन मशहूर हैं, मुख्तलिफ एंकर्स ने हमें मुख्तलिफ तरीके से समझाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। लेकिन अगर इंतहाई सादा बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जुर्म से आए हुए पैसे या एसेट में डील करने को कहता है। जुर्म से आए हुए एसेट्स को में डील करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब जो जुर्म से आए हुए एसेट में खुद डील करे, जो सहूलतकार बने, जो उसमें सपोर्ट करे, जो उसको किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एड करे, उसमें फैसिलिटेट करे, वो सब के सब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन काफ़ी वसी है, और जब भी इन्होंने किसी सियासतदान को पकड़ना होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द ईजीएस्ट वे। पिछले सियासतदान को पकड़ लिया था, और अभी करंटली जो है वो फॉरेन फंडिंग और वो वाले मामले को इस तरह से रखा हुआ है कि कभी भी उसमें घुमा फिरा के इसमें से कोई भी चीज़ निकाल के और वो कह सकते हैं कि ये तो बड़ा गलत ऑफेंस हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जराइम से आए हुए पैसे में डील करने को कहते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, एसेट। डेफिनेशन के मुताबिक अगर एक बंदा एक्वायर करता है या कन्वर्ट करता है या पोजेस करता है या यूज़ करता है या ट्रांसफ़र करता है, क्या चीज़? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल होता है लॉ में? एसेट्स के लिए। कोई भी शख्स कोई भी एसेट्स एक्वायर करे, कन्वर्ट करे, पोजेस करे, यूज़ करे या ट्रांसफ़र करे, नोइंग, ये जानते हुए, और हैविंग रीज़न टू बिलीव, या तो वो जानता हो या क्लियर कट हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे पता होना चाहिए दैट सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो कोई भी बंदा एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एसेट जो वो जानता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम से निकली है, तो उस प्रॉपर्टी, उस एसेट को एक्वायर करना, कन्वर्ट करना, पोजेस करना, यूज़ करना या ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि अगर एक बंदा जुर्म से आए हुए एसेट में अगर खुद डील कर रहा है, देन अगर वो उसे छुपाता है, कंसील करता है, डिस्गाइज करता है, ट्रू नेचर, उसका जो क्या नेचर थी, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी विच ही नो और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। आप देखेंगे पहले तीनों सेंटेंसेज में ये लास्ट वाली लाइन रिपीट होगी, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो जो बंदा ऐसी प्रॉपर्टी में डील करे,
या ऐसे किसी एसेट की असल नेचर ओरिजिन कहाँ से आया उसको छुपाए, उसका जो सोर्स है वो गायब करने की कोशिश करे, उसको लेयर करने की कोशिश करे। कई दफ़ा आप एक गलत जगह से पैसा आया, आपने प्रॉपर्टी में लगाया, प्रॉपर्टी को बेचा कुछ और चीज़ में लगा दिया, वहाँ से बेचा किसी और चीज़ में लगा दिया, तो आप उस पैसे को गोल गोल घुमा के उसकी इतनी लेयर्स बना देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि वो पैसा असल में कहाँ से आया था। तो जो इस तरह से उसकी नेचर को, उसकी ओरिजिन को, उसकी लोकेशन को छुपा ले या उसको किसी तरह से लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करे, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। फिर वो शख्स जो ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन कोई भी एसेट नोइंग और हैविंग टू बिलीव के सच प्रॉपर्टीज प्रोसीजर ऑफ क्राइम उसको होल्ड करता है या पोजेस करता है ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। अब जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो तो मुजरिम है, जिसने उसको छुपाया वो भी मुजरिम है, और जिसने उसको साथ दिया, उसके कहने पे अपने पास रखा जबकि उसे पता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर उसके बाद ऊपर के तीनों एक्ट्स में, यानी कि प्रॉपर्टी को में डील करने में, उसकी नेचर छुपाने में या उसको होल्ड करके रखने में, इन तीनों में हर सहूलतकार वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। और सहूलत के लिए जितने वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते थे उन्होंने सारे ही छाप डाले। पार्टिसिपेट इन, एसोसिएट्स, कंस्पायर टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट, एड्स, एबेट्स, फैसिलिटेट्स और काउंसल्स। जहाँ जहाँ से उनको जो सिनोनिम मिल सकते थे मदद करने के उन्होंने सारे लिख दिए। उन्होंने कहा ये मसला ही ना रहे कि लोग बाद में ये डिबेट करते फिरें कि साजिश थी या मुदाखलत थी। आपको पता अल्फाज से लोग खेल जाते हैं कि जी वो मरासले में ये लिखा था, वो कहते हैं नहीं जी ये लिखा था, ख़त में इस तरह से लिखा था, उस तरह से लिखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर देते हैं, तुम दुनिया की डिक्शनरियाँ सर्च कर लो, इतने सारे लफ्ज़ वहाँ नहीं मिलेंगे जितने हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो किसी भी किस्म का पार्टिसिपेट, एसोसिएट, कंस्पायर टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट, एड, अबेट्स, फैसिलिटेट या काउंसल्स द कमीशन ऑफ अबव 3 एक्ट्स। तो इसका मतलब है जो भी शख्स जुर्म से आए हुए एसेट में डील करे, उसकी नेचर छुपाए, उसको किसी और के बिहाफ पे होल्ड करे या इस सारे प्रोसेस में किसी किस्म की मदद करे, वो जो हरकत कर रहा है उसे कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन काफ़ी वसी हो जाती है। इसमें वो बैंकर भी शामिल हो जाएगा जो आपका पैसा रख रहा है, अगर उसे पता होगा। उस बैंकर की मदद करने वाला, क्योंकि बैंकर आपकी चीज़ पोजेस कर रहा है और मदद करने वाला उस बैंकर की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा ना ऊपर के तीनों कामों में कोई भी मदद। तो इसमें किसी भी शख्स को कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ा जा सकता है अगर वो इनमें से किसी भी चीज़ में मुलव्वस पाया जाए। पकड़ा गया जी बंदा, अब उसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ा ये होगी कि उसको कम से कम 1 साल की कैद और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ये एक्सटेंड हो सकती है। और ये सादा कैद नहीं है, ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, बामुशक्कत। 1 से 10 साल तक की उसको कैद हो सकती है। उसके अलावा उसको 25 मिलियन तक का फ़ाइन हो सकता है। ये 25 मिलियन तक का मतलब है कि हो सकता है छोटा फ़ाइन हो सकता है, बड़ा फ़ाइन हो। मैक्सिमम रेंज ये है कि उसको 25 मिलियन तक फ़ाइन हो सकता है। एंड वो जो उसने एसेट इन्वॉल्व किया मनी लॉन्ड्रिंग में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी वैल्यू, वो उसको जब्त किया जा सकता है। तो अगर एक बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसका एसेट भी छीन लिया जाएगा जो उसने जुर्म से कमाया है। फिर उसको 25 मिलियन तक का फ़ाइन भी हो सकता है, उसको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की कैद भी हो सकती है, कैद बामुशक्कत। अगर किसी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो सबसे पहले तो कंपनी नामी इंसान को तो 100 मिलियन का फ़ाइन हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो कंपनी तो बेचारी कुछ नहीं है ना, कंपनी तो चंद लोग रन कर रहे हैं। तो फिर जिस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनसे पूछेंगे, देखेंगे, उनको कटहरे में लेके आएंगे, तफ्तीश करेंगे और उनमें से शायद कुछ लोग हमें गिल्टी मिल जाएं। जो गिल्टी मिल जाएं, एवरी डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉई फाउंड गिल्टी शैल ऑल्सो बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। जब हमें नजर आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसमें मुलव्वस था, उसको इस सेक्शन के तहत सजा होगी। कौन सी सजा? ये ऊपर जो सजा लिखी हुई है। तो इसका मतलब कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करेगी तो कंपनी नामी पर्सन को 100 मिलियन फाइन, और वही 100 मिलियन तक, और उसके ऑफिसर्स की तहकीक, और फिर जो ऑफिसर पकड़ा जाए उस ऑफिसर को ऊपर वाले फाइन। अब जब इस सारी डिबेट में हम देखते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और इस चीज़ का जिक्र हुआ है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमारी किताब ने नहीं बताया, लेकिन एक लफ्ज़ प्रेडिकेट ऑफेंस बीच में अचानक से इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा एक ट्यूटर नोट में आपको समझाता हूँ कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है। ये लॉ ये फाइनल में भी सिलेबस में है, तो वहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आईकैप एक्सप्लेन करता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज एनीथिंग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉर सीरियस ऑफेंस से हासिल किया गया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्रिमिनल सोर्स से आए हुए एसेट किसे कहेंगे? जो प्रेडिकेट ऑफेंस से आए हैं या फॉरेन सीरियस ऑफेंस से आए हैं।
अब आप कहेंगे ये प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? इस लॉ ने एक स्केड्यूल दिया और स्केड्यूल में उसने बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल उसने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक फलाना 3-4 ऑफेंस, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक फलाना 2-3 तरह के ऑफेंस, इलेक्शन वगैरह के रूल्स के मुताबिक फलाना वाले ऑफेंस, असले के कानून के मुताबिक वो वाले ऑफेंस, पीनल कोड के मुताबिक फलाना वाले ऑफेंस। इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बता दी, तकरीबन कोई समझे 100 के करीब या उससे ऊपर नीचे कुछ लॉ जुर्म की। उन्होंने कहा इन जराइम में से अगर कोई जुर्म किया है और उससे अगर कोई एसेट आया है तो दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब आसान अल्फाज में समझें कुछ डिफाइंड ऑफेंसेस। तो अगर एक बंदे ने कुछ डिफाइंड ऑफेंसेस से पैसे या कोई भी एसेट अर्न किए और उसके साथ वो पीछे वाली हरकतें की, तो उस बंदे ने जो हरकत की वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। अब फॉरेन सीरियस ऑफेंस किया, वो कहते हैं किसी और मुल्क में आप एक काम करें जो पाकिस्तान में प्रेडिकेट ऑफेंस है और आपने वहां किया और आप वहां से पाकिस्तान आ गए। भाई उस मुल्क में हो सकता है वो जुर्म नहीं था, से पाकिस्तान में जुआ जुर्म है और वहां आप किसी एक ऐसे मुल्क में जहां जुआ जुर्म नहीं है, आपने जुए से पैसे कमाए, तो बाहर वो ऑफेंस नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में हम उसको कहेंगे कि ये फॉरेन सीरियस ऑफेंस है। फॉरेन में एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसको पाकिस्तान में हम प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो अगेन ये दोनों डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। समझाने का मकसद ये था कि वर्ड प्रेडिकेट ऑफेंस आपको समझ आए। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है वो एक्चुअल ऑफेंसेस की लिस्ट जिनमें अगर आपने एसेट कमाया है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जुमला जिसको आप पढ़ के क्रॉस कर सकते हैं, नॉलेज, इंटेंट और पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ ऑफेंस सेट फोर्थ हियर मे बी टेकन फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस इन अकॉर्डिंग विद कानूनी शहादत। ये कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984। इससे पहले कि आप सोचते जी इसका मुकदमा कैसे चलेगा, इसमें गवाहियाँ कैसे आएंगी, इसमें वकील कौन से होंगे, ये मुकदमा कौन सी अदालत में चलेगा, इस पर किस तरह की जरा की जाएगी, ये समरी प्रोसीजर होंगे, फुल लेंथ प्रोसीजर होंगे, ये क्या होंगे और कैसे होंगे। उन्होंने कहा ये वही होंगे और वैसे ही होंगे जैसे कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस में लिखा है। जुर्म पकड़ा कैसे जाएगा, इंटेंशन समझी कैसे जाएगी, तो उन्होंने कहा भाई इसका मामला वैसे ही होगा जैसे कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस किसी और जुर्म के ऊपर बात करती है, वो इसके ऊपर भी होगा। अब कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो बस इग्नोर कर दें। वो कहना ही चाह रहे हैं कि ये मुकदमा भी वैसे ही चलेगा जैसे मुकदमे चला करते हैं। तो ये लाइन हमने क्रॉस कर देनी है पहली। दूसरी लाइन बड़ी मज़े की भी और ख़तरनाक भी है। वो कहते हैं किसी भी ऑफेंस को मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने के लिए कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ वर्ड प्रेडिकेट ऑफेंस बोल दिया और पीछे कहीं तस्करा ही नहीं किया कि ये क्या चीज़ होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको समझ आता है कि प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है। तो वही कह रहे हैं कि प्रेडिकेट ऑफेंस, देखें मनी लॉन्ड्रिंग सेकंड लेवल है, पहला लेवल है ऑफेंस। एक बंदे ने मर्डर किया, मर्डर करके एक किसी की चीज़ें उठा ली, बंदे का मर्डर किया और उसके घर से चीज़ें चोरी कर ली, मर्डर भी किया और चोरी भी की, चीज़ें उठा ली। वो पैसा उठा के अपने पास रखा, मनी लॉन्ड्रिंग। वो पैसा कहीं रखवाया, मनी लॉन्ड्रिंग। किसी दोस्त को बताया, उसने संभाल लिया, मनी लॉन्ड्रिंग। किसी ने मदद की, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग बाद में हुई है, जुर्म पहले हुआ है, मर्डर पहले हुआ है, चोरी पहले हुई है। तो जो मर्डर या चोरी हुई है ये भी एक ऑफेंस है जो किसी अदालत में चल रहा होगा इसका मामला, और मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी अदालतें होती हैं, अपना इनका सिस्टम है। तो अब हो सकता है कि जो असल वाला ऑफेंस है वो असल वाली अदालत में अभी तक साबित ना हुआ हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने अगर कह दिया कि ये वाले ऑफेंस से आए हुए पैसे को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग कहला दी जाएगी, क्योंकि वो वाली अदालत हो सकता है 10 साल बाद फैसला करे। तो कहने का मतलब है किसी भी जुर्म को मनी लॉन्ड्रिंग कहने के लिए उस जुर्म के पीछे वाला जो जुर्म है वो साबित होना भी ज़रूरी नहीं है। इतना जालिम लॉ है। कभी भी किसी भी बंदे को पकड़ के आपने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ना हो तो आप उसके ऊपर कोई केस चला दें, वो केस का फैसला आया या नहीं आया, वो बेचारा कहता रहेगा मैं बेकसूर हूँ, वो कहेगा मैं मतलब मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जी वो वाला मामला तो बाद में होगा, मनी लॉन्ड्रिंग की अदालत कहती है कि वो वाले ऑफेंस पे हमने आपके साथ ऐसा करना है। दोबारा पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस साबित करने के लिए कन्विक्शन कहते हैं मुजरिम डिक्लेयर करना। वो जो जज भाई हथौड़ा मार के नहीं कहते कि हाँ भाई आप पे फर्दर जुर्म आयद हो गई, इसको कहते हैं कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज, किसी मुल्जिम पे साबित होना, जुर्म साबित होना फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस, उस वाले प्रेडिकेट ऑफेंस जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। उसका असल वाला जुर्म साबित होना शर्त नहीं है। अगर आपने कह दिया कि वो मुजरिम है और आपने उसको सजा देनी चाहिए तो आप सजा दे सकते हैं।
तो ये अच्छा खासा जालिम कानून है। इस कानून में बेसिकली जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है और उसके अलावा उस ऑफेंस पे पेनल्टी क्या होती है, बाकी इन्होंने बाय द वे डिस्कशन की है। जनरल डिस्कशन, जब ये कानून स्टार्ट होता है तो वो जनरल डिस्कशन करते हैं। आपने ये जनरल डिस्कशन बस एक दफ़ा पढ़ लेनी है, आपने इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है पैसे क्रिमिनल एक्टिविटी से लेके चलने का। ये क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो डर्टी कंसिडर की जाती है और ये जो प्रोसेस है ये उसको लॉन्डर कर देता है। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री होता है, जैसे लॉन्ड्री सर्विस होती है जो कपड़े धोते हैं, तो लॉन्डर्स का मतलब होता है साफ़ कर देना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जो पैसे को साफ़ कर दे, यानी गलत पैसे को साफ़ कर दे, गलत सोर्सेज से आए हुए पैसे को साफ़ कर दे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं जिससे पैसा साफ़ हो जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज वो रूल्स हैं बिजनेस इंस्टीट्यूशन और इवन पूरे पूरे मुल्कों के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से अपने आप को बचा सकें। इनिशियली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आए थे ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक सकें। अब ये दुनिया का ग्लोबल कंसर्न बन गया और इंटरनेशनल अथॉरिटी जैसे कि FATF, वर्ल्ड बैंक और ये सारे मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि ये काम ना हो। पाकिस्तान में रेलिवेंट लेजिस्लेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। ये लॉ डिस्करेज करते हैं क्रिमिनल को ताकि कुछ मुश्किल बना दें उनके लिए जो है वो चीज़ें छुपाना। और ये रेगुलेशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती हैं कि अगर आपको कस्टमर की ट्रांजैक्शन में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आई है तो आप ज़रूर हमें बताया करें। अगर कभी बहुत मूड हो तो आपने इस पर ऐसे करके क्रॉस लगाना है, लेकिन आखिरी वाली लाइन पे क्रॉस नहीं लगाना। जनरल डिस्कशन की है उन्होंने, बाय द वे छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, लेकिन एक जो बात नॉर्मल सेट के बताई है, यानी इनमें ऊपर जितने भी जुमले लिखे हैं किसी कानून में नहीं लिखे। ये ICAP तबसरा कर रहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और हम ये कानून क्यों पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही अदर लॉज में से तकरीबन एक सवाल के 3 पार्ट से सारे कवर करते हैं। अब उसमें अदर लॉ में भी काम की बात छोड़ के अगर उसके सियाको सबाक के ऊपर सवाल बनाने बैठ गए तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक अच्छा एग्जामिनर, रीजनेबल एग्जामिनर इस जनरल डिस्कशन में से सवाल बनाने के बारे में सोचेगा, जबकि उसके पास असल लॉ है। ये लॉ नहीं है, ये लॉ पे तबसरा हो रहा है। लॉ आगे शुरू हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं, वो उसका जुर्माना क्या है, फलाना किस तरह से है। तो आपने वहाँ पे एनर्जीज लगानी है। ये एक दफ़ा पढ़ के छोड़ देना है, हल्का सा पढ़ना है और छोड़ देना है। लेकिन आखिरी जुमला मज़ेदार है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये अक्सर रिक्वायर करते हैं कि आप कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करें और कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी नज़र आए तो आप फ़ौरन से खबर दें। भाई आप स्टूडेंट हैं, आपके पास एक अकाउंट है, वालदैन अगर आप दूसरे शहर से यहाँ आए हुए हैं या आप इस शहर में भी हैं, तो हो सकता है कि आपके वालदैन जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो और आप उस पॉकेट मनी और वो चीज़ें साथ साथ यूज़ करते हो। अब आपके अकाउंट में अचानक से अगर 2.5 करोड़ आ जाए, बच्चों के चेहरे पे जो है वो खुशी पाई जाती है। ठीक है, वो कह रहे हैं हम फ़ौरन से इसको निकाल लेंगे और गायब हो जाएंगे और हम दुबई सेटल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में कोई मशकूक, एक अकाउंट है जो स्टूडेंट अकाउंट है जिसमें मतलब 6-7 हज़ार रुपया आता है और वो बेचारा जो है वो अगले ही दिन ख़त्म भी हो जाता है, या वो 6-7 हज़ार आता है और उसके बाद आप इजी लोड करवा के वहाँ से पैसे निकलवा के, तो एक ऐसा अकाउंट जो खेल ही 6-7 हज़ार में रहा है उसमें 2-2.5 करोड़ आना मशकूक बात है। सैलरी के अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आना मशकूक बात है। हाँ, बिजनेस अकाउंट में आए तो इतनी मशकूक बात नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मॉनिटर करते रहते हैं कि कहाँ कहीं किसी जगह को बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ तो नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सेट के ट्रांजैक्शन हो वो फ़ौरन से रिपोर्ट करते हैं स्टेट बैंक को। उनका एक पूरा एक यूनिट बना हुआ है जो कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस को देखता है और उसमें चेक करता है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे तो नहीं कोई मामला नज़र आ रहा। बड़ी रोमांचक डिस्कशन चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक से आई कि आपने सोचा कि ऐसे थोड़ी तकलीफ़ तो दी नहीं हमने, तो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन हमारी सिलेबस में डाल दी। एक ऐसी डेफिनेशन जिसको समझना ज़रूरी नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको याद करना ज़रूरी है। अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं देखता कि पिछली दफ़ा हमने क्या सवाल पूछे हैं, उसके बाद हमने क्या पूछे और अब कौन सी जगह जहाँ बच्चों को तकलीफ़ दी जा सकती है, तो मैं, अगर मेरी शरारत की नीयत होती तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पूछ लेता कोई 5 नंबर के लिए, ताकि तकलीफ़ भी हो और ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। कोई बच्चा छोड़ना चाहे तो भी उसे दुख ना हो और जो करे वो भी मुनासिब नंबर ले ले। तो खैर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, इनमें से किसी को भी कहते हैं। ठीक है, द बेस्ट सोल्यूशन इसके साथ ये हो सकता है कि इसके साथ कुछ नहीं डिस्कस किया जाए, यानी इसकी इस टॉपिक की जो वर्थ है वो ये है कि इसे इग्नोर कर दिया जाए, टीचर इस पर डिस्कस ही ना करे।
क्यों किया ये जुल्म? अब लॉजिकल सवाल थोड़ी आना है, ये है डेफिनेशन। ऐसे थोड़ी होगा कि इसकी एक लाइन पकड़ के कहेंगे कि यहाँ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, बताओ वो क्या होती है, कैसे ऑपरेट करती है और उसके क्या अवामिल होते हैं। तो एक डेफिनेशन है, जैसे याद करना है, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी से, मोटी मोटी डिस्कशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो नीचे दिए गए कामों में से एक या एक से ज़्यादा काम करता हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ज़रा इनको साइड पर कर दूँ, आज आई कैप टॉकिंग कर रहा है, वाह जी वाह। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा काम जो कर रहा हो उसको हम कहेंगे कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोगों से और रिपेबल फंड्स एक्सेप्ट करना, किसी भी किस्म की लेंडिंग, उधार देना, कोई भी लीजिंग, मनी या वैल्यू ट्रांसफ़र, जो लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करने का जो भी इदारा काम कर रहा है, अब चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, लोकल लेवल पे काम कर रहा है, जो भी पैसे का ट्रांसफर कर रहा है। इशूइंग एंड मैनेजिंग मींस ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो जो इस तरह के वो क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक्स और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल गारंटीज और कमिटमेंट देने वाला, और जो इनमें से किसी चीज़ में ट्रेडिंग कर रहा हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पैसे के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पैसे के फ्यूचर्स वगैरह बिक रहे होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, जो कि इंटरनेशनल करेंसीज एक्सचेंज हो रही होती हैं। इंटरेस्ट रेट और इंडेक्स वगैरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हेजिंग और स्वैप्शन, आप लोग आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप इस तरह के वर्ड्स पढ़ेंगे। ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। कमोडिटी के फ्यूचर ट्रेडिंग, ये जो चीज़ें हैं ऑयल शॉयल ये वो, इसके फ्यूचर्स भी मिल रहे होते हैं। पार्टिसिपेशन इन शेयर्स इशू, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू शेयर्स इशू में हेल्प करना या उसके अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करना। पोर्टफोलियो मैनेज करना, इंडिविजुअल्स के या कलेक्टिव लोगों के पैसे पकड़ के उसको जगह जगह शेयर्स में इन्वेस्ट करना और लोगों को उसके ऊपर रिटर्न्स देना। सेफ कीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश या लिक्विड सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, उनके पैसे वगैरह को महफूज रखना। इन्वेस्ट करना लोगों के बिहाफ पे। इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन करना, मनी और करेंसी की चेंजिंग करना, या इंटरमीडियरी का बिजनेस जो कि मिडल मैन बन के इधर की ट्रांजैक्शन उधर, उधर की ट्रांजैक्शन इधर कर रहा होता है। इनमें से कोई भी काम जब भी कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा होगा तो भले वो अपने आप को बैंक कहता है या नहीं कहता, आपने क्या देना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ। तो हो सकता है इस लॉ के पर्पज के लिए हम एक दुकानदार को भी कह दें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो इनमें से कोई काम कर रहा हो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन काफ़ी वसी करके इन्होंने इसमें तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया। बहरहाल मोटा मोटा मैंने बता दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसे क्रैम करना है। हम कहानी को नेक्स्ट दर्जे में दाखिल करते हैं। वो नेक्स्ट दर्जा क्या है? थोड़ा सा सिस्टम समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक लॉ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होने वाली पेमेंट्स की सिक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके ऊपर डील करता है। दूसरा वो डील करता है कि कौन लोग इसमें डील कर सकते हैं, किस तरह से डील कर सकते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म बताता है। अब होता क्या है कि एक होता है पेमेंट सिस्टम, मैं उसको पीएस कह सकता हूं, पेमेंट सिस्टम। एक पेमेंट सिस्टम है। पेमेंट सिस्टम का मतलब है पेमेंट का कोई भी निज़ाम। से आईकैप ने इन रिवीजन क्लासेस के पैसे रखे होते और आप आईकैप को फेसबुक पे पूछते भाई रिवीजन क्लास कैसे अटेंड की जाए, तो वो हो सकता है वो कहते हैं कि जी आप जो है वो अगर हमें हमारे जो आईकैप ठोकर है वहाँ पे आके अगर आप पैसे जमा करा देंगे तो आपको एक पर्ची इशू होगी। वो पर्ची आपने कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट को दिखाना है, वो आपको एक टोकन देंगे और फिर ये टोकन दिखा के आप क्लास में एंटर हो सकते हैं। एक निज़ाम सा बना दिया। आपने कॉलेज से पूछा जी मैं दाखिला कैसे कराऊं, उन्होंने कहा जी आप जो है वो फलाना जगह पे पेमेंट जमा कराएं या अपने किसी कुलीग को कह दें वो पैसे लेके फलाना लोकेशन पे पहुंच जाए, हम पेमेंट लेके उसको रसीद दे देंगे। पेमेंट सिस्टम का मतलब है कोई भी पेमेंट का निज़ाम, किसी भी किस्म का पेमेंट का निज़ाम। हर तरह के इदारे ने अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के बहुत सारे निज़ाम रखे होते हैं। कुछ लोग जो है वो डिवाइस लेके आ जाते हैं जी इस पर कार्ड स्वैप कर दें, कोई कहते हैं कि जी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर दें, कुछ कहते हैं जी हमें फिजिकली पैसा दे दें, कुछ कहते हैं जी इस तरह से पैसा दे दें, कुछ कहते हैं जी हमें ये फलाना चीज़ दे दें, हम उसको पैसे के इक्विवेलेंट समझेंगे। एक ज़माना ये भी शुरू हो गया था कि लोग कह रहे थे कि जी आप बिटकॉइन दें और बिटकॉइन के अगेंस्ट आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट सिस्टम का मतलब है कोई भी ऐसा निज़ाम जिसमें पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक सिस्टम बताया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पेमेंट का निज़ाम बनाऊं अपने कॉलेज के लिए, मैं कहूँगी जी मैंने जो है वो एक पेमेंट का निज़ाम बनाया और उसका नाम रखा है खुल जा सिम सिम। ठीक है जी,
अब वो पेमेंट का एक निज़ाम है खुलजा सिमसिम, और जिसने भी पेमेंट करनी है अपने कॉलेज के तमाम बच्चों से कह दिया जी आपने ना खुलजा सिमसिम के मेथड से पैसे भेजने हैं। वो एक निज़ाम होगा जिसमें कोई तरीका होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। व्हाट्सएप पे आपने पहले रब्ता करना है, फिर पैसे भेजने हैं, पैसे बैंक से भेजने हैं, उसकी तस्वीर व्हाट्सएप पे डालनी है, व्हाट्सएप का बारकोड स्कैन होगा, वहाँ से QR कोड जनरेट होगा और पेमेंट हमारे पास आ जाएगी फॉर एग्जांपल। तो वो जो एक निज़ाम बनाया है वो मैंने उसको नाम दे दिया जी खुलजा सिमसिम। अब ये मेरा निज़ाम है और मेरे कॉलेज में चलता है, या मैं चंद लोगों को कहता हूँ ओके, क्या इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ओन करेगी? क्या गवर्नमेंट इस तरह के निज़ाम को जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया है क्या उसको समझेंगे? नहीं। हम फिर गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखें जी हमने एक निज़ाम बनाया है, आप काइंडली इसको DPS बना दें। ये PS है, पेमेंट सिस्टम है, आप इसे बना दें डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो दिस D स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड। आप मेरे पेमेंट के निज़ाम को डेजिग्नेट कर दें, आप इस पर ठप्पा लगा दें, आप कह दें कि जी ये आब्दी साहब वाला निज़ाम जो है ना ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, कोई मसला नहीं, हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। वंस ये DPS बन गया फिर क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट से मैं रब्ता कर सकता हूँ, बहुत सारी कंपनियों से, मैं मैकडोनल्ड से कह सकता हूँ आप अपना ऑर्डर लेने के लिए जहाँ इजी पैसे की ऑप्शन देते हैं, जहाँ जैस कैश की ऑप्शन देते हैं, जहाँ फलाना ऑप्शन देते हैं, बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड की ऑप्शन देते हैं, आप ये खुलजा सिमसिम की ऑप्शन भी दे दें। अगर ये खुलजा सिमसिम स्टेट बैंक ने रजिस्टर किया हुआ है तो ये लोगों के लिए एक ऑथेंटिक सिस्टम होगा। फिर बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे वेंडर्स इस सिस्टम को अपने पास एक्नॉलेज कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो पेमेंट का सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी बात है, हम इसको वो करते हैं। अब ये पेमेंट सिस्टम जिसका नाम था क्या जी, खुलजा सिम। खुलजा सिमसिम पेमेंट का निज़ाम है, और उस पेमेंट के निज़ाम को चलाने वाला कौन है? मैं और मेरी टीम। तो हम लोग फॉर एग्जांपल AA एंड एसोसिएट्स, हमें एक नाम दे दिया जाएगा कि वी आर ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम। हम ऑपरेटर हैं जो एक निज़ाम चला रहे हैं। हमारा निज़ाम था पेमेंट सिस्टम, बट हमने उसको जब अप्रूव करवा लिया स्टेट बैंक से तो वो क्या बन गया, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। जैसे इजी पैसा एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, इजी पैसा को चलाने वाली कंपनी का नाम है टेलीनॉर। बात समझ रहे हैं? तो टेलीनॉर ऑपरेटर है और इजी पैसा एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि आज की डेट में डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अलाउ किया हुआ है कि दिस इज द पेमेंट मैकेनिज्म जो पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनियां यूज कर सकती हैं और इस पर उनको भरोसा है। ये बात समझ आई? मेरे निज़ाम पे भरोसा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? मैंने कहा जी आप आएँ देखें, मैं एक निज़ाम बनाया खुलजा सिमसिम, इससे हम लोगों को पेमेंट प्रोसेस किया करेंगे, हमारे इस निज़ाम को आप ओके कर दें। तो हमारे इस निज़ाम को ओके करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोग आएंगे, वो देखेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, हम लोगों ने पेमेंट का सिस्टम क्या बनाया हुआ है, क्या प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम किन लोगों के साथ एसोसिएट हैं, इस निज़ाम को चलाने वाले 2 नंबर बेमान लोग तो नहीं, हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, हमने बैकअप का क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, हमारी गारंटी कौन कौन दे रहा है, और हमारा ये निज़ाम कितना मजबूत लग रहा है, और इसमें कस्टमर का डाटा लीक ना हो, किसी की पेमेंट गलत जगह ना चला जाए, किसी के इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसयूज़ ना हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है। अगर वो ये सारी चीज़ें ओके कर देंगे, देख लेंगे, तो हमारा पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेट हो जाएगा डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। और अगर हमने कोई रूल वायलेट कर दिया, कहीं सिक्रेसी आउट कर दी, हमारी सिक्योरिटी में कोई मसला आ गया या कुछ और, तो हमारे पेमेंट सिस्टम को फारिग कर देंगे। तो क्या ये सारी डिस्कशन जो हमने की है ये समझ आ रही है? ऑपरेटर इज समवन जो एक पेमेंट सिस्टम का निज़ाम रन कर रहा है। पेमेंट सिस्टम वो निज़ाम में कौन होगा? लोग भी होंगे, प्रोसेस होंगे, कागज़ होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, हार्डवेयर होंगे, मशीनें होंगी, और पूरा एक सेटअप होगा। वो एक पेमेंट सिस्टम है। अब डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कौन सा है? वो पेमेंट सिस्टम जिसको रजिस्टर करवा लिया आपने स्टेट बैंक के साथ कि वो पाकिस्तान में एक ऑफिशियल पेमेंट सिस्टम के तौर पे चल सके, वो कहलाएगा DPS यानी कि डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखते हैं। A payment system is any system used to settle financial transaction through transfer of monetary value. पेमेंट सिस्टम कोई भी निज़ाम है जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पैसों की जो तरसील है उससे चलता है।
दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट, पीपल, रूल, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी दैट इट मेक इट्स एक्सचेंज पॉसिबल। इसके अंदर वो लोग, निज़ाम, सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी है एक बैंक से दूसरे बैंक में, किसी भी सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अलग अलग इंस्टीट्यूशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ये बेसिकली एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में पैसे का एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र का एक निज़ाम है। इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे अभी। रेलिवेंट लॉ इन पाकिस्तान इज पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है इन्होंने। इसमें अगर काम की बात है तो ये है कि पेमेंट सिस्टम इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, और जो लॉ है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये आगे पीछे तरतीब करके इसको वो कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी डीपीएस के डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम का जो ऑपरेटर है वो फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा निज़ाम डीपीएस के तौर पे चले तो मैं ऑपरेटर को अपने निज़ाम में कुछ चीज़ें रखनी होंगी। फॉर एग्जांपल, रूल्स एंड प्रोसीजर सेटिंग आउट राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका क्या वो है। पार्टिसिपेंट वो लोग जो उसमें शामिल हो रहे हैं, वो स्टूडेंट जो पैसे भेज रहे हैं, वो दुकानदार जो उस पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे इजी पैसा में एक टेलीनॉर कंपनी है, एक आप हैं, और एक बीच में दुकानदार भी है, जो दुकानदार उनके सिस्टम को चला रहा है, आपसे पैसे ले रहा है और एंट्री कर रहा है। तो वो सारे चीज़ें इसमें आ जाएंगी। प्रोसीजर, कंट्रोल्स, मैयर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट रिस्क, ये सारे रिस्कों को कंट्रोल करने के पूरे प्रोसीजर्स होने चाहिए। फिर रूल्स होने चाहिए कि किस वक्त पेमेंट इंस्ट्रक्शन और सेटलमेंट फाइनल हो। एक बंदे ने ट्रांजैक्शन की है, इजी पैसा से आपने ट्रांजैक्शन कर दी, तो उस बंदे के अकाउंट में फ़ौरन चले जाना चाहिए या कुछ देर के बाद जाए, किस तरह से हो। क्राइटेरिया क्या होगा, डीपीएस में पार्टिसिपेट जो यूज़र करेंगे वो कैसे करेंगे और दुकानदार किस तरह से करेंगे। मैयर्स जिसमें आप सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी देखते हैं। तो इस लॉ की लैंग्वेज मुश्किल उन्हें लगती है जिनको कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि ऑपरेटर को ये सारे निज़ाम अपने पास रखने होंगे ताकि चीज़ें उसकी स्मूथ तरीके से चलें। फिर क्या होगा, स्टेट बैंक पाकिस्तान में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज डीपीएस बाय रिटन ऑर्डर इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर अवामुन नास के वसीतर मफाद में स्टेट बैंक को लग रहा हुआ तो स्टेट बैंक जो है वो आपके पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के तौर पे ओके कर देगा। एसबीपी में इंस्पेक्ट प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑपरेटर्स, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, इससे पहले कि आपको डेजिग्नेट करे वो आपका लोकेशन, आपका सिस्टम, आपका निज़ाम देखने की कोशिश करेगा, चेक करेगा, कंफर्म करेगा कि क्या वाकई आप इस काबिल हैं। स्टेट बैंक आपकी डेजिग्नेशन कैंसिल भी कर सकता है। कब? अगर उन्हें लगे कि डीपीएस हैज सीज टू ऑपरेट इफेक्टिवली, अभी सही से काम नहीं कर रहा पेमेंट सिस्टम के तौर पे, ऑपरेटर जो है यानी कि जो चलाने वाले हैं उन्होंने नोइंगली ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो झूठी इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, गड़बड़ वाली है। ऑपरेटर ये जो दरमियान के सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जैसे दुकानदार वगैरह, वो वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंद कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं चाहे किसी और मुल्क में। हमें पता लगेगा जी टेलीनॉर 4 मुल्कों में बंद हो गया, हम फ़ौरन से डर जाएंगे। स्टेट बैंक कहेगा भाई 1 मिनट देखते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम वो होल्ड कर देगा और उनसे पूछेगा जी पाकिस्तान का क्या प्लान है आपका, अगर बंद होना है तो फिर टाइमली आपको रोक लिया जाए। ऐसा ना हो कि एकदम से गायब हो जाए और लोगों का पैसा जो है वो इधर उधर हो जाए। एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डेजिग्नेशन और रिक्वायरमेंट एक्ट हैव बीन कॉन्ट्रावीन, कोई कानून तोड़ दिया आपने, या स्टेट बैंक को लगता है कि अवामुन नास के वसीतर मफाद में ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वन फाइन गुड डे आपकी पेमेंट्स बंद हो जाएंगी। आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब होता है कि आपको मौका दिया जाएगा कि आप बताएं। स्टेट बैंक कहता है आपकी डेजिग्नेशन कैंसिल करनी है, आपको मौका दिया जाएगा आप अपनी सफाई में कुछ बोलें। अगर आप अपनी सफाई में कुछ बता गए तो आपकी बचत हो जाएगी, अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, आपकी डेजिग्नेशन। अगर स्टेट बैंक को लगता है कि जिस वक्त तक मुकदमा चल रहा है और हम डिबेट कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो स्टेट बैंक अगर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है तो सस्पेंड ज़रूर कर देगा, डेजिग्नेशन ख़त्म नहीं करेगा। वो कहेगा इसके हम ऊपर तहकीक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब तक तहकीक जारी है पेमेंट्स नहीं होंगी। तो स्टेट बैंक में सस्पेंड द डेजिग्नेशन विदाउट नोटिस पेंडिंग द फाइनल ऑर्डर इफ एन इमीडिएट सिस्टमेटिक रिस्क इज इन्वॉल्व। अगर एक बड़ा इमीडिएट रिस्क इन्वॉल्व है तो फिर वो आपको रोक देंगे और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप रोके रहेंगे। बातें समझ आई? तो इस लॉ में ना 2 तरह की बातें हैं। एक है लॉजिकल बात जो हमने ख़त्म की। लॉजिकल बात यही है कि क्या होगा, कौन सा निज़ाम किस तरह से बनेगा, ऑपरेटर क्या है, वो रजिस्टर कैसे होगा, और दूसरी हैं फिर डेफिनेशंस। इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी, एक डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
ये दो मेन डेफिनेशन है। ऑपरेटर तो बड़ा क्लियर सी बात है, कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट बैंक ने एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। ऑपरेटर कौन है? वो निज़ाम, वो इंसान, वो इदारा, वो सेटअप जिसको स्टेट बैंक ने कह दिया है कि आप डीपीएस चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स अदर देन अ ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक, ड्राफ्ट और सिमिलर पेपर इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ फंड जो कागजी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो रहा, चेक और ये पे ऑर्डर और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहे। विच इज इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, डेबिट कार्ड, एटीएम, कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक ऐसी पेमेंट जो ओरिजिनेट हो रही है किसी डिवाइस से। आप कार्ड स्वैप करते हैं, डिवाइस इस्तेमाल हुई। आप अपने मोबाइल पे अपने बैंक के वेबसाइट पे जाके वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका मोबाइल इस्तेमाल हुआ, ऐप इस्तेमाल हुई। आप अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, कार्ड इस्तेमाल हुआ। आप अपने कार्ड का नंबर वेबसाइट पे डालते हैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ। तो कंप्यूटर, डिवाइस, कार्ड, टर्मिनल, मशीन, सिस्टम, निज़ाम, इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आपने इस्तेमाल किया और आपने किसी कागज़ इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं किया, आपने किसी मशीन को इस्तेमाल किया, क्यों? ताकि ऑर्डर कर सकें या इंस्ट्रक्ट कर सकें, ऑथराइज कर सकें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं, आपके पैसे पड़े हुए एक बैंक में, आप अपनी वेबसाइट पे गए और आपने कहा मुझे ये पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है फलाना साहब के पास, तो आपने अपने बैंक को ऑथराइज़ किया अपनी उस हरकत से, अपने उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से। आपने जो कहा ना ये ट्रांसफ़र कर दो और क्लिक कर दिया, ये जो आपका क्लिक करना है ये आपकी तरफ से एक ऑर्डर है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कह रहे हैं कि मेरे पैसे उठा के फलाना जगह ट्रांसफ़र कर दो। आप उसे कह रहे हैं कि डेबिट कर दो मेरे अकाउंट को या क्रेडिट कर दो। अगेन पुराने दौर में ही समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब ख़ासतौर पे कोविड के बाद बहुत सारी जगह पे आप बहुत सारे कॉलेजेस की फ़ीस भी ऑनलाइन जमा कराते हैं, आप बहुत सारे काम ऑनलाइन पे करते हैं। इवन आईकैप के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑनलाइन मैकेनिज्म पे चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि यू यूज़ सम डिवाइस, आप में से अक्सर के पास एटीएम कार्ड्स होंगे, आप में से और कुछ हो ना हो इजी पैसा के अकाउंट बने हुए होंगे, जैस कैश के अकाउंट बने हुए होंगे। तो ये वो सारे अकाउंट्स हैं जिसमें आप विदाउट मूविंग टू दैट प्लेस, आप किसी डिवाइस, टेक्नोलॉजी, मशीन को इस्तेमाल करके अपने बैंक की शक्ल देखे बगैर, आप बैंक से फ़ोन पे बात किए बगैर, उनको हाथ लगाए बगैर, उनको उनके पास पहुंचे बगैर, आप विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक का स्टाफ आप ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब है कोई भी फंड ट्रांसफ़र अदर देन वो जो चेक शेक और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिसमें दोबारा देख लेते हैं, विच इज इनिशिएटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, डेबिट कार्ड, एटीएम, कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से कोई भी चीज़, जब वो सारी डिवाइसेस बता के थक गए तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कुछ और डिवाइसेस भी आ जाएं, तो उन्होंने लिख दिया और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इस्तेमाल हो रही है जिससे आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर दे रहे हैं कि डेबिट या क्रेडिट कर दो अकाउंट। ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है, फिर आप याद कर लेते हैं, फिर आप सुख का सांस लेते हैं, फिर आपको पता लगता है कि इस डेफिनेशन की एक बड़ी बहन भी है, एक और डेफिनेशन जो दिखने में जैसी है लेकिन थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे है। इसी डेफिनेशन को स्ट्रेच करके एक और डेफिनेशन बनी हुई है। आपने जो पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड की डेफिनेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन हो, तो वो थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी। असल में पैराग्राफ बुलेट्स में टूटे हुए हैं ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स मनी ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। शुक्र ये दो बातें वही हैं। सो एज टू ऑर्डर अ बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर कंपनी। वहाँ खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, यहाँ हमने तीन चीज़ें कर दी, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी और पर्सन। ऊपर वाली तकरीबन सारी बातें वही हैं। नीचे एक नई बात नजर आई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट। यहां तक लिख के दौड़ लगा देनी है। 2 नंबर काट लेंगे कोई बात नहीं, उनका हक बनता है 2 नंबर काटें, लेकिन 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत, इतना कुछ नीचे का याद करना पड़े, तो सम टाइम पेपर में ऐसा होता है कि आप एक टाइम पे आवाज़ार हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है, आपके पास और सवाल हैं, आप उन और सवालों पे जाएं, उनसे मोहब्बत करें, कभी मौका मिला तो वापस पीछे आके याद करें कि क्या लिखा हुआ था। और जो फौरी याद नहीं आता ना, वो बाद में भी याद नहीं आता।
तो बस मान लें कि ठीक है जितना आता था उतने नंबर मिल गए, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग में भी तो होता है ना, एक दो एडजस्टमेंट नहीं आती। तो पेपर में मायूस नहीं हो जाना अगर एक बड़ी डेफिनेशन किसी जगह पे जाके रुक गई, तो बार बार सर पे हाथ नहीं मारना कि क्यों नहीं याद आ रही। बच्चे जो है ना वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स उठा के सर पे मार रहे होते हैं पेपर में कि शायद वो थोड़ा सा दिमाग हिले तो वो डेफिनेशन याद आ जाए। जो नहीं याद आई है ना फर्स्ट इंस्टेंस, वो सेकंड इंस्टेंस भी याद नहीं आनी। फिर कोशिश ये करें कि अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करें, कम से कम एक हल्का सा एक एफर्ट हो, 2 नंबर ना सही आधा नंबर दे दे आई कैप। तो इस तरह की डेफिनेशन जो एक खास जगह पे जाके आपके हाथ से स्लिप हो रही हो उसको स्लिप होने दें, कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करें। लेकिन इस वक्त हम इसे पढ़ सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट एंड अकाउंट एंड इंक्लूड मॉनेटरी वैल्यू, कोई भी रुपए पैसे वगैरह जो कि क्लेम इशूअर पे लॉन्च हुआ है, इशूअर जिसके पास वो पैसा पड़ा हुआ है, आपने उस पर क्लेम लॉन्च किया है। आपने कहा भाई फॉर एग्जांपल मैं अपने पास मिजान बैंक की ऐप में मैं कहता हूं कि मैंने बिजली का बिल भरना है, लेस्को का बिजली का बिल भरना है, तो मैं वहां जाके देखता हूं और ऐप में मैं कहता हूं ये लेस्को का ये आईडी है मेरा और ये ऐसे करके क्लिक कर दिया। मैं अपने बैंक को जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, जिसने पैसे इशू करने हैं, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि तुमने लेस्को वालों के इस अकाउंट नंबर में इतने पैसे डाल देने हैं। तो कोई भी मॉनेटरी वैल्यू जो कि कोई क्लेम है इशूअर पे, यानी कि जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, विच इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक चीज़ स्टोर है। मेरे पास मोबाइल में ऐप स्टोर है और उस ऐप के अंदर वो मुझे बता रही है कि आपके पास जो है वो इतने 100 रुपये पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग मायूस हो जाएंगे। तो जो उसमें पैसे पड़े हुए हैं वो इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड्स ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन मॉनेटरी वैल्यू इशूड। अब जब मैं ट्रांजैक्शन इशू करूं तो मैंने जितने पैसे लेस्को को भेजे हैं, लेस्को को अगर उतने ही पैसे मिल रहे हैं और मेरी तरफ से इशूअर ने जो पैसे इशू किए और वो जो सामने वाली पार्टी अगर उस तक पहुंच गए, और वो सामने वाली पार्टी भी लाजमी है कि एक्सेप्टेड एट मीन्स ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन इशूअर, इशूअर के अलावा बाकी लोगों से मानते भी हो। मैंने लेस्को को पेमेंट कर दी, लेस्को कहीं ये कहाँ से आए हैं, हम तो मिजान बैंक को नहीं मानते, हमें तो इजी पैसा से ट्रांसफर करो। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी तब ट्रांसफर होगी जब इशूअर जिधर ट्रांसफर करे वो उसको एक्नॉलेज भी करता हो एक पेमेंट निज़ाम के तौर पे। एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी हो सकता है। आपके पास होता है जी मेरे जैस कैश में इतना पैसा पड़ा हुआ है, क्या ये कोई फिजिकल जगह है जहाँ पैसा पड़ा हुआ है? नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जगह है। भाई बैंक तो एक फिजिकल जगह, आपने फिजिकली पैसा दिया और आपके पास ऐप आ गई। जैस कैश तो टोटल हवा में काम चल रहा है। तो समटाइम ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मनी भी होता है जिसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो होता ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मनी है जिसमें ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और आखिरी जुमला बहुत प्यारा है, और एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट बैंक। तो पेपर में अगर ऊपर से चलते चलते यहाँ तक पहुँच के थक जाएं तो लिख दीजिएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट बैंक, को पाइया नंबर मिल जाए शायद, ठीक है, आधा नंबर तो चलो नहीं, लेकिन 0.25 जो है यानी कि 1 पाव जो है वो आपको मिल जाए। तो डेफिनेशन समझ आई, और समझ नहीं भी आई तो रट्टा मार लेना है। समझाने की मैंने कोशिश की है। जब भी आप किसी डिवाइस को यूज़ करके किसी भी बैंक शैंक को ये कहते हैं कि तुमने मेरे स्टोर हुए हुए पैसे जो फिजिकली स्टोर थे या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में पड़े हुए थे उसमें से इतने पैसे, जितने मैं कहूँ मेरे कहने से ज़्यादा नहीं ना मेरे कहने से कम, उतने पैसे उठा के उसको भेज देने हैं वो वाला बंदा जो मानता हो कि तुम उसको पेमेंट कर सकते हो, जो तुम्हें एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के तौर पर रिकग्नाइज करता हो। डन। पेपर में क्या गुजरी इस टॉपिक के साथ? 2 टोटल अटेम्प्ट्स हुई हैं। एक अटेम्प्ट तो वो है जिसको मैं आपसे कहता हूं कि आप मॉक के तौर पे करें, जो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट है, यानी कि जो ऑटम 22 है उसको तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। तो ऑटम 22 में भी आपको इसका सवाल मिल जाएगा, लेकिन अगेन आई स्ट्रांगली बिलीव कि पूरी ऑटम 22 की अटेम्प्ट को आपको एक दिन बैठ के मॉक के तौर पे सॉल्व करना चाहिए इंशाल्लाह। एक मॉक हमारी तरफ से हो रहा होगा जो कि आने वाले ट्यूसडे पे हो रहा होगा इंशाल्लाह, वो उसी तरह से अपलोड हो जाएगा। और गूगल ड्राइव अगर उस वक्त तक वैलिड हो गई तो गूगल ड्राइव में भी डाल देंगे, नहीं हुई तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप शेयर हुए हैं उसमें हम डाल देंगे, और फिर उसके 1-2 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी शेयर कर देंगे ताकि आप कम से कम 1-2 दिन कोशिश तो करें उसको। तो वो सवाल तो वहाँ कवर हो जाएगा, यानी कि जो आप हमारा मॉक करेंगे और उसके बाद ये वाली अटेम्प्ट को आप अपने तौर पे मॉक के तौर पे करेंगे, कवर हो जाएगा। तो फिर क्या बचा? उन्होंने कहा अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, कब हम कहेंगे कि एक बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है। ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस इफ ही इज प्रूवन गिल्टी, अगर साबित हो जाए तो उसकी सजा क्या है। तो आप देखें, डेफिनेशन पूछ ली और जुर्माना पूछ लिया, 5 नंबर का सवाल।
तो ये डिज़र्व करते हैं कि इन 5 नंबर में से 5 के 5 लिए जाएं, जबकि आपको पता है कि उसमें काम की बातें ही 2 थी, डेफिनेशन और जुर्माना। तो ये एक सवाल जो वहाँ से आया हुआ था,